देखो हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, मतलब वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में, रिलेशन बिटवीन इसका नाम क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल मतलब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं जी, हाँ बात तो सही है, वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखते ये कौन सा दर्पण है हमारे पास, बोलो अवतल दर्पण है ना, तो हम यहाँ एक बार अवतल दर्पण से देख लेंगे, एक बार उत्तल दर्पण से देख लेंगे। अवतल दर्पण मतलब हम अवतल दर्पण से ये सिद्ध करने की, हम अवतल दर्पण से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को स्थापित करेंगे कि देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध है। तो अगर ये अवतल दर्पण है तो यहाँ पर ध्रुव होगा इसका, और यहाँ पर क्या होगा फोकस, और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा। अब अगर याद हो तो हमने बताया था एक बार कि अगर कोई वृत्त होता है तो वृत्त पर अगर हमें कोई स्पर्श रेखा खींचनी होती है तो उस पर स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, हमेशा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है ना। और जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी भी दर्पण, किसी भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा मतलब कि उसके वृत्त को एक ही बिंदु से टच होकर के निकलती है ना। जब हम यहाँ पर सतह बनाते हैं तो सतह भी तो वही चीज होती है, सतह भी एक तरीके से समतल होती है, वो समतल स्पर्श रेखा की तरह व्यवहार करती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी सतह पर एक किसी भी दर्पण पर एक सतह बनाएंगे तो वो उस दर्पण पर, उस गोली दर्पण पर एक तरीके से स्पर्श रेखा की तरह बिहेव करेगी। और हम जानते हैं कि इस स्पर्श रेखा पर जो लंब रेखा होती है वो कहां से गुजरती है, इसके केंद्र से गुजरती है ना। तो इसका केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि वक्रता केंद्र होता है। तो आप इस पर कहीं भी अगर एक अभिलंब बनाएंगे तो अभिलंब कहां से गुजरेगा, हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरेगा। तो एक हम प्रकाश की किरण ऐसे लेकर आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आते हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, बोलो बालिकाओं कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी ना। ओके, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। ओके, अगर हम अभिलंब बनाएंगे तो अभिलंब कहां से गुजरेगी बताओ, अभिलंब इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी ना। तो अगर हम अभिलंब बनाएंगे तो अभिलंब ऐसे गुजरेगी, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है ना, ये है नॉर्मल अभिलंब है। इसका नाम है ऐसे मान लो कि हमने ए रख लिया और इसका नाम क्या रख लिया बी, और इस परावर्तित किरण का नाम ऐसे मान लो हमने बी रख लिया और बी तो है वहां पे, इसका नाम सी रख लिया। ओके, अच्छा ये कोण कौन सा होगा, ये कोण कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा, और ये कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण होगा। अब देखो हमने जो ए बी रेखा है वो ए बी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं है, बातें करोगे देखो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जी, मैथमेटिक रीजन है। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर एक हमने एक प्रकाश की किरण इस पर आपतित करा है ना इस दर्पण पे, ये कौन सा दर्पण है, यह है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर हम एक प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं। तो इस समांतर प्रकाश की किरण है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जब गुजर रही है तो यहाँ पर आपतन कोण बन रहा है, अब बन रहा है, और ये कौन सा कोण बन रहा है, परावर्तन कोण बन रहा है। तो अच्छा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो परावर्तन के नियम से ही है। देखो अब मुझे बताओ, जब ये रेखा इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा का नाम सुने हो, तिर्यक रेखा,
जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो समांतर रेखाओं को या फिर दो असमांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा एक साथ काटती है, तो उस रेखा को, इन दोनों समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं हम? तिर्यक रेखा बोलते हैं। और तिर्यक रेखा कब बोलते हैं? जब दो रेखाओं को एक साथ काटती है, तो इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो यहां पर कई कोण बनते हैं। एक होता है एकांतर अंतः कोण। कौन सा कोण होता है? एकांतर अंतः कोण। देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अगर जानते हैं वाला, एक नियम होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक कोई तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो जो एकांतर अंतः कोण बनते हैं वो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर इसका मान 60 अंश है तो इसका भी मान कितना होगा? 60 अंश ही होगा। तो उसी तरीके से देखो ए बी समांतर है, बताओ ए बी पी सी पी के समांतर है कि नहीं है? क्योंकि हमने कहा है ना कि ए बी समांतर रेखा है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को हमने आपतित कराया है। तो अगर ये कोण आई है तो क्या ये भी कोण आई होगा? सोचो, देखो ए बी समांतर है सी पी की, और यहां बी एन किसकी तरह काम कर रहा है? बी एन एक ट्रांसवर्सल मतलब एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है ना। तो जब एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। देखो ये वाला कोण इधर वाला ये वाला हुआ, और इधर वाला ये वाला कोण हुआ। अब इतना तो आपको मैथ जानना ही पड़ेगा, एकांतर अंतः कोण से क्या हो गया? ये बराबर हो गया। ये भी क्या हो गया? कोण आई हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ, अच्छा कोण आई कोण आर के बराबर है, और यहां भी कोण आई कोण आर के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। अब एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब दो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब दो कोण, और जो दो कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होती हैं। इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भुजा, ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, दोनों भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। तो वहां पर ये इसके हम बराबर कर देंगे, और यहां से हम एक अभिलंब डालते हैं। इसका नाम कोई हमने यम रख लिया मान लो। इसको लिखते चलते हैं ताकि समझ में आएगा। इससे अगर हम बताते जाएंगे तो एक तरफ से बोलते रहेगा। देखो, चूंकि आपतित प्रकाश किरण किसके समांतर है? आपतित प्रकाश किरण, मुख्य आपतित प्रकाश किरण का हमने नाम क्या रखा है? ए भी रखा है ना। बोलो, आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष सीपी के समांतर है। बोलो सही बात है ना, कि समांतर है, तथा BN एक तिर्यक रेखा है, तथा अभिलंब BN, चाहे BN कह लो चाहे BC कह लो, बात सेम है। तथा अभिलंब BN एक तिर्यक रेखा है, अतः देखो, जब ये दो रेखाएं समांतर है, मतलब कौन? AB और CP समांतर हैं, और BN क्या है? एक तिर्यक रेखा है। AB समांतर है CP के, और BN क्या है? तिर्यक रेखा। तो कोण ABC, मतलब ये वाला कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के, कोण BCF के। अब यहाँ कारण लिखते हैं कि क्यों बराबर हैं। तो हमने रीजन क्या बताया था अभी? एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एकांतर अंतः कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है। अगर पहले कभी नहीं पढ़े हो तो सिंपल समझ लो कि दो रेखा अगर समांतर होती हैं और कोई तीसरी रेखा इसको काटती है तो इधर वाला कोण के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर मतलब आगे पीछे, एक इधर है तो दूसरा उधर है, और दोनों अंदर ही बने हैं, दोनों दो रेखाओं के अंदर बने हैं, इस वजह से एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। और एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो ABC किसके बराबर है? ABC I के बराबर था ना, तो ये I बराबर हो गया कोण BCF। तो कोण BCF भी कितना हो गया? I के बराबर हो गया।
ओके। उसके बाद देखो, चूंकि कोण I बराबर कोण R, ये क्यों बराबर है दोनों? परावर्तन के नियम से ना, परावर्तन के नियम से। भाई परावर्तन का नियम यही तो कह रहा था ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण की बराबर होता है। ओके, अब देखो त्रिभुज, हम त्रिभुज CFB की बात करते हैं, CFB में। अब इस त्रिभुज CFB में देखो क्या चीज तुम्हें मिल रहा है। CFB में कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि ये भी कोण I है और ये भी कोण क्या है? R है, और I और R आपस में क्या है? बराबर है। चूंकि कोण FCB, कोण FCB इक्वल टू कोण FBC, और दोनों कोण क्या है? दोनों कोण किसी को नाम दो, चाहे R नाम दो चाहे I नाम दो। कोण I लिख लेते हैं, कोण I है। देखो ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ पर चाहे स्ट्रेट में लिखो या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखो ये वाला कोण बराबर इस कोण के है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? FB है। तो देखो FCB, इसके सामने वाली भुजा क्या है? देखो इसके सामने वाली भुजा से देखो क्या आ रही है? FB आ रही है ना। तो यहां पर FB बराबर होगी किसके? देखो FBC, इसके सामने, तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? CF, तो FB किसके बराबर हो गया? CF के बराबर हो गया। ओके, अब यहां पर कुछ अजम्पशन चीजें होंगी। अजम्पशन मतलब कुछ हमें मानना पड़ेगा। देखो अब यदि हम दर्पण का बहुत छोटा सा भाग लें, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लें। सोचो अगर हम दर्पण का द्वारक छोटा सा कट, ऐसे इमेजिन कर लो, कभी घर पे जो माताएं मिलोगी चूड़ी नहीं पहनती हैं, अगर चूड़ी टूट जाती है तो एक छोटी सी चूड़ी का थोड़ा टुकड़ा, एकदम छोटा सा टुकड़ा, ऐसा लगता है बिल्कुल सीधा है ना। बहुत छोटा टुकड़ा लगे ना तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधा है। उसी तरीके से अगर हम इस दर्पण का जो द्वारक है, द्वारक समझ रहे हो ना, जो दर्पण का द्वारक है, अगर इसको हम बहुत छोटा लेंगे तो बताओ यहां से जो BP की लंबाई है वो बिल्कुल सीधा होगा ना। सोचो अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो सोचो अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता ना तो BP किसके बराबर आता? BP BM के बराबर आ जाता। सोचो कैसे, समझ पा रहे इस चीज को? अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता तो BP एकदम सीधा होता, नहीं होता। BP सीधा होता तो BM भी क्या होता? मतलब एक तरह से जो यम है वो कहां चला जाता? P पर चला जाता ना। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो FM की लंबाई है वो FP की लंबाई के बराबर होती? बोलो, FM की लंबाई, देखो FM की लंबाई FP के बराबर होती। जब दर्पण बिल्कुल छोटा होता, द्वारक छोटा होता तो यम कहां होता? यम P की जगह पे होता ना। तो अगर यम P की जगह पर होता तो FM किसके बराबर होता? FP के बराबर होता। सोच पा रहे इस बात को? ओके, अब ये कब समझ रहे? ये समझ लेना कि दर्पण का द्वारक जब छोटा होता तो ऐसा होता, जब छोटा होता तो जो FM की लंबाई है, यम कहां होता? अगर बहुत छोटा होता ना तो यम बिल्कुल P पर आता है। ऐसे अगर हम सीधा जैसे मान लो कि अगर ये दर्पण ऐसे बिल्कुल सीधा है तो यहाँ पर P है, तो यहाँ पर B है, तो हम BM कैसे खांसते? बिल्कुल सीधा है ना, लंबवत है, तो BM भी कहाँ आता? बिल्कुल इसी के सीध में ऐसा आता ना, ऐसा होता। बस इसका मतलब देखो हमने क्या प्रूफ किया है? हमने प्रूफ किया कि जो CF की लंबाई है वो किसके बराबर है? FB के बराबर है ना। अब सोचो थोड़ा और ध्यान से, अगर
ये देखो ये वाला क्या बोलते हैं, अगर हम ऐसे बनाए तो समझ जाओगे, लेकिन मैथमेटिकल ज़्यादा चीज़ बता रही है जी। पहली बात तो ये समझ पा रहे हो, ये वाला कहाँ गया ये वाला, हाँ एकांतर वाला समझ पा रहे हो। अगर एकांतर वाला समझ जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि अब ये देखो ये क्लास लगभग 10 तक आता है ये एकांतर अंतःकोण, उसके बाद 11-12 में नहीं आता। 11-12 में आपको समझना होगा। अगर आप बायो से पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें जानना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ही। वो समझ पा रहे हो ना वो वाला चीज़ें, मुझे टेंशन है। ये समझ पाओगे ना, ये समझ पा रहे हो? चलो अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। देखो हमने अब तक सीधी क्या कर दिया, हमने अब तक सीधी ये किया कि ये वाला किसके, ये वाली भुजा किसके बराबर है। देखो सी एफ किसके बराबर है, सी एफ किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है ना, मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। जो सी एफ है वो किसके बराबर है, सी एफ बराबर है एफ बी के बराबर है। ओके, और हमने क्या यहाँ पर लिखा कि यदि दर्पण का द्वारा क्या होता, यदि दर्पण का द्वारा छोटा होता, अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता तो वहां से जो एफएम की लंबाई है वो किसके बराबर होती, एफएम की लंबाई एफपी के बराबर होती। बोलो। और एक चीज अगर थोड़ा और सोचो, अगर ये दर्पण हमने बहुत छोटा ले लिया, दर्पण हमने बहुत छोटा ले लिया, तो यहां से इसका जो फोकस ये है, मान लो अगर दर्पण बहुत छोटा होता ना, तो यहां से जो बी है भाई, जब सोचो दर्पण बहुत छोटा होगा तो बी कहाँ होगा, बी बिल्कुल एकदम इसके सटा होगा ना। ऐसा मान लो कि पी यहाँ पर है तो बी कहाँ होता, बिल्कुल यहाँ होता ना। तो ऐसा मान ले रहे हैं बिल्कुल बहुत छोटा है, ये क्या है, बहुत छोटा। अगर बहुत छोटा होगा तो ये किसके पास आएगा, लगभग ये लगभग पी के पास चला आएगा ना। अब इतना मानना ही पड़ता है, बिना माने काम ही नहीं चल पाता इसमें। मानने का मतलब यह है, सोचो जैसे समतल दर्पण की बात करते हैं, क्या हुआ, समझ पा रहे हैं आप। तो अगर देखो समतल दर्पण से समझाते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो अगर हमारे पास कोई समतल दर्पण है, तो अगर हम यहाँ से एक कोई कोण आपतन ऐसे डाल रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकदम इसी से जा रहा है, बिल्कुल एकदम इसी से सटा हुआ जा रहा है। अगर इस मुख्य अक्ष से बिल्कुल सटा हुआ जाएगा, ऐसा समझ लो, तो आपतन कोण हम मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर ही जा रहा है, ठीक है ना। जब मुख्य अक्ष पर जाएगा तो आपतन कोण कितना होता है, 0 अंश होता है। तो जब आपतन कोण 0 अंश होता है तो परावर्तन कोण भी कितना होता है, 0 अंश। तो वहां से निकल जाती है ना। इसका मतलब कि जब ये द्वारक बहुत छोटा होगा तो जो बी की लंबाई है वो एक्चुअल में किस पर आती, पी पर आती ना। जो बी की लंबाई वो किस पर आती, पी पर आती। तो यहां से लगभग ये हम कह सकते हैं कि जो ये एफ बी की लंबाई है वो भी एफ बी की लंबाई किसके बराबर होती, एफ बी की लंबाई एफ पी के बराबर होती। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हम कर देंगे तो जो एफ बी है वो जब छोटा कर देंगे तो ये बी नीचे आ जाएगा ना। तो बी नीचे आता है तो मतलब लगभग ये एफ पी और एफ बी दोनों की लंबाई लगभग क्या होती, दोनों की लंबाई लगभग बराबर होती है। तो एफ बी हाँ एफ बी और एफ पी दोनों की लंबाई लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, तो हम इन दोनों से देख पा रहे हैं कि देखो एफ बी यहाँ भी है, एफ बी यहाँ भी है, तो सी एफ और एफ पी बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई। जब दो समीकरण के बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम देख पा रहे हैं कि जो सी एफ है वो किसके बराबर होगा, एफ पी एफ के बराबर होगा ना जी। जो सी एफ है वो किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर होगा। बोलो। अब देखो, अब इसको यहीं पर छोड़ दो। अब मुझे बताओ, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं ना। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। ओके, और जो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है इसको हम किससे, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं ना, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो अब सीपी को, अच्छा सीपी को क्या लिख सकते हैं बताओ, सीपी को हम सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। सीपी को हम सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। और सीपी बराबर, देखो सी एफ को क्या लिख सकते हो, क्या हम सी एफ की जगह पे एफ पी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जहां सी एफ है वहां हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी।
तो हमने यहाँ पर एफ पी लिख दिया और यहाँ पर एफ पी है ऑलरेडी, तो एफ पी और एफ पी कितना हो गया 2fp, तो cp इक्वल टू 2fp हो गया। अच्छा cp की लंबाई क्या होगी, सोचो cp की लंबाई कैपिटल आर होगी कि नहीं होगी, कैपिटल आर होगी बराबर, और 2 टाइम्स ऑफ fp, सोचो fp क्या है स्मॉल f, तो हो गया स्मॉल f। यहां से देखो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल f, या फिर बोल सकते इसको पलट दो तो स्मॉल f बराबर क्या हो गया कैपिटल R बट्टे 2। तो जहां स्मॉल f क्या है, स्मॉल f फोकस दूरी है और कैपिटल R क्या है वक्रता त्रिज्या, तो ये होती है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये है अवतल दर्पण से हमने सिद्ध किया, उत्तल दर्पण से भी सेम ऐसे सिद्ध हो जाएगा। ये नोट करो, फिर बताते हैं उत्तल दर्पण से। चंदन समझ पाए आप, नोट कीजिए। ये तो हमने अवतल दर्पण से देख लिया ना, हम किससे देखने वाले हैं उत्तल दर्पण से। देखो कॉन्सेप्ट सेम वही है उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हमारे पास एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है कि छोटा बनाता है। देखो ये सब चीज़ें जुबान पे रटी होनी चाहिए, छोटा बनाता है हमेशा, बस उसे छोटा ही बनाएगा। और आभासी बनाता है कि आभासी बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है उल्टा बनाता है, सीधा बनाता है। ये सब चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए। देखो अगर कोई प्रकाश की किरण, एक हमारे पास एक उत्तल दर्पण है जिसका द्वारा कि M1 और M2 है, जिसमें ध्रुव क्या है P है, F क्या फोकस है और C क्या है वक्रता केंद्र। इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। एक प्रकाश थोड़ा सा चित्र बड़ा बनाता है, और ये हेडिंग डाले हो ना, ये वाला ऊपर वाला मिटा दे वाला, हाँ ऊपर हेडिंग डाले हो तो उसमें उत्तल दर्पण बस लिखना ताकि जगह कम मिले ज़्यादा मिल जाए। यह है उत्तल दर्पण के लिए। देखो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, परावर्तन के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से आ रही है फोकस से आ रही है ना। तो अब ये परावर्तन का हम कैसे नियम सेटिस्फाइड कराते हैं, हम एक अभिलंब बनाते हैं ना इस पर, तो अभिलंब कहाँ से जाएगा हमेशा वक्रता केंद्र से जाएगा ना जी। ऐसे अभिलंब हमेशा कहाँ जाएगा वक्रता केंद्र से। ओके ये से, तो ये वाला कोण कौन सा कोण बना है आपतन कोण, तो ये कौन सा कोण बनेगा ऐसे परावर्तन कोण, बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी। तो अब यहीं पर देखो ये आपतन कोण, इसको हम क्या बोलेंगे आई बोलेंगे ना, और ये क्या होगा स्मॉल आर होगा। इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, बीच वाले बिंदु का, इसका नाम ऐसे मान लो सी रख लेते हैं हम, और इसका नाम एफ और सी तो है ही, इसका नाम ने पी रखा है, और यहाँ से एक अभिलंब ऐसे डाल दो बिल्कुल सीधा, इसका नाम हम रख लेते हैं। ओके तो देखो ये वाला कोण आई है और ये कोण क्या है स्मॉल आर है। तो अच्छा देखो ये जो इसको रुको एक मिनट थोड़ा सा और सीधा बनाते हैं। ये है स्मॉल आर, इसका नाम क्या लिखे थे हम सी लिखे थे ना। ओके तो यहां से मुझे बताओ जो सी है और एफ है बिल्कुल सीधा है ना, लेकिन सीधा दिख नहीं रहा है, सीधा नहीं दिख रहा ना। कैसे सीधा दिखेगा, सीधा दिखना चाहिए ना वैसे, लेकिन बनाने को तो हम बना ही दिया है, लेकिन सीधा दिखना भी चाहिए। तो अब दिख रहा है नहीं, हाँ अब दिखेगा। ये भी वो नीचे बनाते हैं ना तो अच्छे से बनता, मतलब उधर बनाते हैं। तो हाँ चलो ये स्मॉल आ रहा है। ये थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि तुम दिख सा। देखो हाँ ये सीधा है, तो ये पूरा डार्क है, इसको तो हमें डार्क ही करना है ऐसे। देखो ये वाला कोण क्या है, ये है परावर्तन कोण, और ये क्या है आपतन कोण है ना, इसका नाम सी है। तो अब देखो इस लाल वाली रेखा को देखो ऐसे गया है ना, और जो हरी वाली रेखा वो कैसे गई, बिल्कुल ऐसे गई है ना। तो इनके बीच क्या कौन सा कोण बना है स्मॉल आर बना है। तो ये स्मॉल आर है ना, तो ये भी स्मॉल आर हो जाता है। कैसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष मतलब होता है सर, दोनों का बिल्कुल उल्टा हो,
एक रेखा हो तो एकदम बिल्कुल उल्टा वाला कोण होता है, इसी को हम कौन सा कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। तो अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। अब थोड़ा और दूर तक सोचते हैं। देखो इस ए बी रेखा को ध्यान से देखना, ये ए बी रेखा है ना, इसका नाम ए बी रेखा है और इसका नाम है, मान लो इसका नाम हमने पी रख लिया और इसका नाम सी है। तो ये पी तो हमने पहले लिखा हुआ है, इसका नाम डी रख लेते हैं। तो डी सी एस है, नीचे डी सी है ना, तो अरे यार डी सी है ना, मतलब बड़ा सा कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये ए बी है और दूसरा क्या है, डी सी है। और हमने ए बी रेखा क्या किया, समांतर रखा ना मुख्य अक्ष के। तो अब यहाँ पे इसको ध्यान दो, तो सी एफ को ध्यान दो, सी एफ नहीं तो इसको ध्यान दो, इसका नाम बी सी है ना, बी सी को ध्यान दो। तो बी सी कुछ ऐसे बना ना, यहाँ से ये बी है और ये क्या है, सी ऐसे बना है, ओके। तो और ये अच्छा बताओ, बी से ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया ना, ये हरा वाला देखो, ये बी से हरे वाली जो रेखा है वो ऊपर गई है ना, तब ये कौन सा कोण बना है, आई बना है। तो यहाँ पर कौन सा कोण बना है, आई कोण। अब ये वाला कोण ना इस वाले कोण के बराबर होता है। इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे, देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं संगत कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसे। मतलब इस ये जो कोण आई है तो ये भी कोण कितना होगा, आई होगा। तो अगर ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये कोण आर है और ये कोण आई है, दोनों कोण बराबर ही तो होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर होता है ना जी परावर्तन के नियम से, तो कोण आई बराबर कोण आर हो गया। इसका मतलब यहाँ भी दोनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, और बराबर, हाँ बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये दोनों भुजा बराबर हो गई। अब जब ये भुजा इसके बराबर हो गई तो अब हम बोले थे ना कि यहाँ अगर हम द्वारक बहुत छोटा लेंगे तो जो एफ बी की लंबाई होगी वो एफ पी के बराबर हो जाएगी। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। देखते कैसे, देखो तो आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण का नाम क्या है, ए बी है ना। तो आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष का हमने क्या नाम रखा, डीसी रख लो। मुख्य अक्ष डीसी के समांतर है, डीसी के समांतर है, चूंकि तथा और यहाँ पे तथा, हाँ और सी, बस इतना लिखो, 1 मिनट, समांतर है, इसके समांतर है। देखो चूंकि C और F, इसका कुछ और नाम रख लेते हैं, इसका नाम एन रख लेते हैं। हाँ चूंकि CF तथा CF तथा NC दो सीधी रेखाएं हैं, दोनों सीधी रेखा ना जी। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण कब काम करता है, जब दोनों सीधी रेखा होती हैं। अगर एक सीधी है दूसरी से सीधा होकर के फिर यहाँ से टेढ़ा हो गई, तब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं होता है। जब दोनों रेखाएं सीधी होती हैं तभी जाकर के शीर्षाभिमुख कोण काम करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि CF तथा NC दोनों सीधी रेखाएं हैं, दोनों सीधी रेखाएं हैं, अतः देखो कोण NBC, कोण NBC, देखो NBC ये वाला कोण, जिस कोण को हमें लिखना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं ना। तो NBC बराबर किसके है, FBC, कोण FBC। और क्यों बराबर है दोनों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो NBC किसके बराबर है, देखो NBC कोण R के बराबर है ना। तो कोण R बराबर, और हमें यह BC नहीं पता था, तो कोण यह BC कितना हो गया, कोण FBC भी कितना हो गया, कोण R के बराबर हो गया ना, स्मॉल r के बराबर हो गया। ओके अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, देखो चूंकि ए बी समांतर किसके, ए बी समांतर है डीसी के, चूंकि ए बी समांतर है किसके, डीसी के, तथा ये जो हरी वाली रेखा इसका नाम क्या होगा, एनसी होगा ना, तथा एनसी एक
तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा है। समांतर रेखा पर देखो दो समांतर रेखाओं को एक साथ ही काट रही है कि नहीं काट रही है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो देखो दो समांतर रेखाओं को एक हरे वाली रेखा एक ही साथ काट रही है ना। हाँ मैं समझ रहा हूं कि हाँ इस दर्पण पर अभिलंब है, लेकिन वो अभिलंब का हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना अभी यहाँ पे। तो ए बी और डी सी दोनों समांतर हैं और एन सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो यहां से कोण ये वाला, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एन बी ए, कोण एन बी ए। एन बी ए बराबर देखो एन बी ए किसके बराबर है, डी सी बी के। चाहे तो एम सी बी कहो, चाहे एफ सी बी कहो, चाहे पी सी बी कहो, मतलब सी बीच में आना चाहिए तो डी सी बी कह लो, कोण डी सी बी। और क्यों बराबर है, संगत कोण बोले थे ना हम, समझा रहे फिर से संगत कोण। ये दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा मामला क्रिटिकल है ना यहाँ पे, और एक्चुअल में दिखता भी नहीं। देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के, देखो ध्यान से, इस वाली रेखा का नाम क्या है, ए बी है। देखो ऐसे इसका नाम कहीं एक्स रख लो तो बी यहीं पर है ना, देखो ए बी है। और ये क्या है, पूरा डी सी है, डी सी है यहां तक। तो क्या हुआ, क्या डी डी सी बी सही तो है। ये बीच वाला देखो, मैं बीच वाले कोण से मतलब है ना, डी सी बी, हम इसी कोण की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, कुछ जरूर देखो, कुछ जरूरी नहीं कि हमने बोला है ना इसके पहले कि आप पी सी बी भी लिख सकते हो, एम सी बी भी लिख सकते हो, या सी बी भी लिख सकते हो। देखो मतलब इस कोण को हमें बताने के लिए क्या है, आपको ये भुजा बतानी है और ये भुजा बतानी है। तो आप इस भुजा को चाहे यहां से लिखो, चाहे यहां से लिखो, चाहे यहां से लिखो, कोई मतलब नहीं, बस ये दोनों भुजा के बीच वाला कोण है तो इन दोनों भुजाओं को भी लिखना होगा हमें। तो चाहे डी सी बी कहो तो भी यही वाला कोण बनेगा, चाहे पी सी बी कहो तो भी यही वाला कोण बनेगा, चाहे एम सी बी कहो तो भी यही वाला कोण बनेगा, और चाहे एफ सी बी कहो तो भी क्या होगा, यही वाला कोण ही बनेगा। समझ पा रहे हैं आप, चाहे जिसका भी नाम लेंगे वो हमेशा यही वाला कोण बनेगा। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के देखो बराबर है, ये वाला कोण आई है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, आई, और दोनों संगत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। देखो अब त्रिभुज बी एफ सी में क्या हो गया, देखो अब त्रिभुज बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में कोण एफ बी सी। लेकिन एक मिनट और देखो, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर क्या है कि नहीं, पहले भी लिख लेते हैं। कोण आई बराबर कोण आर क्या होता है, क्यों होता है, ये परावर्तन का नियम होता है, ये परावर्तन का नियम है। ओके, अब त्रिभुज एफ बी सी में देखो, त्रिभुज एफ बी सी में अगर हम त्रिभुज एफ सी बी में देखते हैं तो हमें क्या मिलने वाला, देखो कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर, देखो ये भी कोण आ रहा है और ये कोण आई है, तो आई और आर दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब ये दोनों भी कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो एफ बी सी और एफ सी बी, कोण एफ सी बी दोनों कोण आई के बराबर है ना। ओके, और हम जानते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ कोण आई के देखो, इसके सामने वाला कोण भुजा क्या है, एफ बी है, और इसके सामने वाला भुजा क्या है, एफ सी है। तो एफ बी और एफ सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो एफ बी सी, इसके सामने वाली भुजा क्या है, एफ सी है, एफ सी बी ये वाला कोण, इसके सामने वाली भुजा क्या है, एफ बी है ना, तो एफ बी, तो एफ सी और एफ बी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई। ओके, अब फिर वही चीज जो हमने उसके पीछे अवतल दर्पण में लिखा था कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो यहां से एफ बी किसके बराबर होगा,
एफ बी बराबर होगा एफ पी के ना, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा छोटा, जब द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो बी कहाँ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा ना, तो लगभग एफ बी किसके बराबर होगा, लगभग एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो ये अजम्पशन है, याद रख लेना कि लगभग एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा लगभग एफ पी के। देखो एफ बी बराबर होगा एफ पी के लगभग में, तो ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई, इस वाली भुजा के बराबर हम कर लेते हैं। तो अब चाहो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो यहाँ भी एफ बी है, देखो एफ बी और यहाँ भी एफ बी है ना, और यहाँ एफ बी एफ सी के बराबर है और यहाँ एफ बी एफ सी के बराबर, एफ पी के बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम देख पा रहे हैं यहाँ एफ बी बराबर है एफ सी के और यहाँ एफ बी बराबर है एफ पी के, तो एफ सी और एफ पी दोनों बराबर होंगे ना, तो एफ पी एफ सी किसके बराबर होगा, बोलो एफ पी के बराबर होगा ना, एफ पी के बराबर होगा। देखो दो समीकरण में जब एक साइड वाला बराबर होता है तो दूसरी साइड वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। वैसे समझो हमने बोला था ना कि एक तराजू मान लो कि 1 किलो ऐसे बटखरा, दूसरी तरफ 1 किलो आलू है, और फिर एक दूसरा तराजू है जिसके पास 1 किलो बटखरा और 1 किलो मटर है, तो आलू मटर दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, जब दोनों बटखरे बराबर है तो दोनों आलू और मटर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वैसे भी यहाँ समझो कि 2 तराजू हैं, ये देखो इसका ये दाहिना वाला साइड और इसका बायां वाला साइड बराबर है, तो इसका बायां वाला साइड इसका दाहिने वाले की क्या होगा, बराबर होगा। तो एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब तो हमने यहाँ सिद्ध कर लिया कि जो एफ सी है वो किसके बराबर हो गया, एफ पी के बराबर हो गया। ओके, अब इस पीसी को क्या लिखोगे, बोलो पीसी को हम क्या लिखेंगे, पीसी को क्या लिखोगे, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं ना। अब पीसी क्या है, बोलो पीसी वक्रता त्रिज्या हमारी ना भाई, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और पीएफ की लंबाई क्या होती है, स्मॉल एफ होती है ना, ये तो हमारी फोकस दूरी होती है, जो ये फोकस दूरी। ओके, तो जहां पीसी वहां हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर, और जहां पीएफ है वहां क्या लिख सकते हो, स्मॉल एफ लिख सकते हो, और प्लस जहां एफ सी है, अच्छा देखो एफ सी का मान हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जहां एफ सी है वहां हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं ना। हमने यहाँ भी क्या लिख दिया, एफ पी लिख दिया। तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस, और फिर यहाँ एफ पी आ गया, और जहां एफ पी है वहां क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ। या फिर अगर इसको ऐसे कर लो, 2 ये बराबर कैपिटल आर, तो ये बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर बट्टे 2, ये चीज होगी। ओके, नोट कीजिए। देखो जी, तो अगर हमने समझ लेना कि अगर हमारे पास कोई गोली दर्पण है, अगर हमारे पास कोई गोली दर्पण है, कोई दर्पण है, सिंपल ऐसा समझ लो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि गोली दर्पण ही हो। अगर हमारे पास दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो फोकस दूरी हमने पढ़ा है ना अभी को, तो फोकस दूरी किसके बराबर होती है, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ बराबर किसकी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है ना, वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बट्टे 2 होती है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा हम बात करते हैं, समतल दर्पण हम लोगों ने पढ़ा है ना। अच्छा, फोकस किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, टकराने मतलब टकरा करके अभी परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के पश्चात जिस किसी एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ बनती है, सोचो। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर बनेगी ना, क्योंकि अगर ये तुम मुख्य अक्ष मान लो तो जितनी भी समांतर प्रकाश की किरण लाओगे वो वापस चली आएंगी ना, जितनी भी समांतर प्रकाश की किरणें लेकर आओगे सब कहाँ चली आएंगी भाई, वापस चली आएंगी ना। तो यानी कि दोनों कहाँ, ये प्रकाश की परावर्तित प्रकाश की किरणें कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। इसका मतलब इसका फोकस दूरी कहाँ होता है, अनंत पर। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है।
जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी इसलिए कहते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर आप ऐसे जब ये सीधे है तो सीधा अगर बढ़ाएंगे तो सीधे भी, ऐसे भी तो पीछे भी तो सीधे सीधे जाएगा ना। हाँ, तो प्रतिबिंब अभी हमने बताया था ना कि दर्पण ऐसे हैं, देखो ऐसे हैं। तो अगर एक वस्तु है हमारे पास, अगर कोई वस्तु ऐसे है, तो अगर एक देखो, अब इसी एक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है ना, तो एक बिंदु से एक किरण मान लो सीधी निकल गई, एक किरण तिरछा निकल गई, ऐसे होता है ना, तब ये किरणें इधर परावर्तित होंगी, तो ये इधर से पीछे बढ़ाएंगे तो और इधर पीछे बढ़ाएंगे, तब यहाँ मिल जाते ना। हाँ, तब यहाँ प्रतिबिंब बनता है। नहीं, हमें लगा कि आप ये ऐसे कह रहे हैं, समांतर कह रहे हैं, तो समांतर किरणें इधर भी नहीं मिलेंगी और उधर भी नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ, एक बिंदु से कई प्रकाश की किरणें निकलते हैं ना, तो यहाँ से निकलते तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, इस तरीके से होता है। ये एक लाइन और लिख लो, तो उसमें ऐसे वर्ड में करके लिख लो कि फोकस दूरी बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बट्टे 2 होती है। एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता केंद्र, जिसका वक्रता केंद्र ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कि फोकस दूरी चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। ये एक अवतल दर्पण फिर कामा लगाए जिसकी फोकस दूरी, जिसकी वक्रता, जिसका वक्रता केंद्र ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कि फोकस दूरी चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या करें, एक कौन सा दर्पण है हमारे पास, एक अवतल दर्पण है ना, एक अवतल दर्पण है, तो इसका अपने मन से बना लो। ये क्या होता है, ध्रुव, और ये होता है फोकस, और इधर क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, हाँ, जिसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ध्रुव से कितना दूर है, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी हमें चिन्ह सहित ज्ञात करनी है। बिल्कुल, तो लिखेंगे, देखो अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि अवतल दर्पण की अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलो कितना है, कैपिटल आर बराबर -20 सेंटीमीटर है ना। माइनस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दर्पण की बाईं तरफ है ना, अगर याद करो तो बाईं तरफ और नीचे की दूरी कैसे ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो चूंकि स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल आर बाई 2, ये फार्मूला होता है ना, सूत्र होता है। स्मॉल एफ बराबर हो गया, कैपिटल आर कितना है, -20/2, यानी स्मॉल एफ कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। अतः इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी कितना है, देखो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि हाँ ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। माइनस हमेशा दिशा को बताता है, मतलब प्रकृति को बताता है कि दर्पण की प्रकृति क्या है। अगर इसी यही एफ की वैल्यू, एफ का मान अगर प्लस होता तो कौन सा दर्पण होता, उत्तल दर्पण होता, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण किधर होती है, दाहिनी तरफ होती है। तो बस माइनस चिन्ह ये बताता है, माइनस चिन्ह उस दर्पण की प्रकृति बताता है, जबकि दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बस उसका चिन्ह बताता है कि दर्पण की प्रकृति क्या है। ओके, नोट कर लो।